वेलकम बैक टू शोर। कल पॉलिटिक्स के हवाले से बड़ा अहम दिन था। अगर कौमी असम्बली की बात की जाए तो वहाँ पे भी इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पास कर लिया गया और उसके बाद सेनेट ने भी इस तरमीमी बिल को मंजूर कर लिया। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी ने कौमी असम्बली से मंजूर शुदा इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सेनेट में पेश किया और उसके बाद पीटीआई के सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि ये बिल बदनीयती पर मबनी है। बिल्कुल जी, उन्होंने साथ ही हसनैन ये भी कहा कि बड़े बड़े नाम जाकर सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन में भीख मांग रहे थे कि मखसूस नशिस्त हमें दी जाए। ये बिल सुप्रीम कोर्ट पर बराह रास्त हमला है, जिसपे कुछ हद तक हम भी इत्तेफाक करते हैं, क्योंकि ये जुडिशरी और हुकूमत और ये इदारों के दरमियान झड़प जो है ये नहीं होनी चाहिए उसूली तौर पर। खैर जी, आप ऐसी कानून साजी करेंगे कि मुल्क की तारीख में आप शर्मिंदा होंगे, ये अपोजिशन कह रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान भी किया। सबसे पहले जी हम आपको बताते हैं कि आजम नज़ीर तारड़ जो हैं वो क्या कहते हैं, वो भी आपको सुनवाते हैं, लेकिन पहले आपको ये भी साथ बताती चलूं कि पाकिस्तान के इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात जो हैं रऊफ हसन को अडयाला जेल रावलपिंडी से रिहा कर दिया गया। रऊफ हसन को रिहाई की रूपकार मौसूल होने पर अडयाला जेल से रिहा किया गया और रिहाई की रूपकार जो है वो इंसदादे दहशतगर्दी अदालत से जारी हुई थी। अच्छा, जिस सॉर्ट का मैं जिक्र कर रही थी आजम नज़ीर साहब का, पहले वो आजम नज़ीर का वो देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। ये कानून साजी अल्लाह के 100 नामों के नीचे खड़े होकर मैं कह रहा हूँ, आइन की रूह के ऐन मुताबिक है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये आइन की रूह के ऐन मुताबिक है। मेरे दोस्त अली मोहम्मद साहब ने कहा कि हमारा रास्ता रोकने के लिए है और उन्होंने हवाला दिया अल्लाह ताला के नामों का। मैं ये भी अर्ज करता चलूँ कि इनके 81 लोगों ने अल्लाह ताला को हाजिर नाजर जान के ये हलफनामा दाखिल कराया। इनका ताल्लुक तरीके इंसाफ से नहीं है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से है। ये है जी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़, जो कि बिल की मंजूरी के बाद खिताब कर रहे थे पार्लियामेंट से, और उन्होंने जिक्र किया कि मेरे दोस्त अली मोहम्मद खान ने कुछ कहा है। तो मैं चाहता हूं कि निमरा हम अली मोहम्मद खान को सुन लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। एहतजाज कर रहे हैं, हमारे मेंबरान एहतजाज कर रहे हैं, हम इस बिल को रिजेक्ट करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पार्लियामेंट की तरफ से हुकूमत हमला करवा रही है। आप कानून साजी बेशक कीजिए, लेकिन कानून साजी पाकिस्तान के मफाद में होनी चाहिए। अल्लाह के 100 नामों के नीचे खड़े होकर आप तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली को तहरीक इंसाफ में जाने से रोकने के लिए और खवातीन मेंबरान असम्बली को यहाँ पे आने के लिए, उससे रोकने के लिए और अक़लियती मेंबरान के हक पे डाका डालने के लिए कानून साजी करें। इंशाल्लाह हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से आपकी कानून साजी रद्द होगी। जी, ये शॉट आपने अली मोहम्मद खान का सुना है। अब इसके बल्कि इसी पे जब बहस हो रही थी तो बैरिस्टर गोहर ने भी कुछ कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। ये कानून के खिलाफ है, बल्कि ये सरीहन आईन के खिलाफ कानून साजी हो रही है। सबसे पहली बात तो ये कि ये सारी की सारी कोशिश सिर्फ यही है, जिस तरीके से फॉर्म 47 को चेंज करके इन्होंने अपनी हुकूमत बना ली है, इसी तरीके से इस मरतबा ये कोशिश कर रहे हैं कि रिजर्व सीट्स वमेन की और माइनॉरिटी के सीट इनको ले लें। इवन उनकी तरफ से तरदीद नहीं आई है कि ये मेरे फॉर्म 45 पे मैं जीत चुका हूं। ये आज भी हारे हुए हैं और ये कल भी हारे हुए थे। ये पार्लियामान सुप्रीम जरूर है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करना सुप्रीम कोर्ट का दायरे इख्तियार है। तो इनको चाहिए बेहतर है शहबाज शरीफ आज से फोन कर ले हसीना वाजिद को, तरीका सुन ले, फोन करके रास्ता पूछ ले, जाना फिर किस तरीके से अवाम के हकूक पे डाका डालने वालों का यही हक होता है। चले जी, इस पे डिटेल से बात करने के लिए फैसल चौधरी हमारे साथ मौजूद है, जो कि माहिर कानून है। फैसल, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। फैसल साहब, बताइएगा कि अब सेनेट से भी ये तरमीमी बिल मंजूर हो चुका है, आपको क्या लगता है इसके क्या फवायद होने जा रहे हैं या क्या नुकसान, तो सबसे बड़ी बात इसका बेनिफिशियरी कौन होगा? फैसल साहब सुन पा रहे हैं? तो साहब आपको हमारी आवाज आ रही है? फैसल चौधरी साहब से हम राब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारी प्रोडक्शन टीम कुछ शॉट्स हमारे पास और भी हैं। बिलाल अजहर कियानी ने भी इस हवाले से गुफ्तगू की है और बड़ी तफसील से गुफ्तगू की है। जरा बिलाल अजहर कियानी को मीनवाइल हम सुन लेते हैं। ये बुनियादी तौर पे वही चीज़ें हैं जो आइन और कानून में ऑलरेडी दर्ज हैं। हमने इनको मज़ीद स्ट्रेंथन किया है, मज़ीद वज़ा किया है, और इसमें बुनियादी तौर पे पहली शिक में हम ये कह रहे हैं
کہ ایک شخص اگر مقررہ وقت پہ ریٹرننگ آفیسر کے سامنے اپنا پارٹی سرٹیفکیٹ نہیں جمع کراتا تو وہ آزاد کینڈیڈیٹ تصور ہوگا. یہ عام پریکٹس بھی ہے, یہ سب تسلیم کرتے ہیں. اس کو ہم نے واضح طور پہ الیکشنز ایکٹ میں ترمیم کے تحت ڈالا ہے. دوسری ہماری ترمیم اس حوالے سے ہے کہ کوئی بھی جماعت اگر مقررہ وقت تک اپنی ریزرو سیٹس کی لسٹ جمع نہیں کراتی تو وہ الیکشنز کے بعد ریزرو سیٹس کے کوٹے کی مستحق نہیں ہو سکتی. یہ بھی ایک پریکٹیکل بات ہے جو سب تسلیم کرتے ہیں. یہ بھی ہم نے الیکشنز ایکٹ میں واضح طور پہ ڈالی ہے. اور تیسری چیز ہم نے سر یہ ڈالی ہے اس میں کہ اگر کوئی بھی شخص ایک دفعہ آزاد کینڈیڈیٹ کسی جماعت کو جوائن کر لے تو اس کی وہ جوائننگ irrevocable ہے. یہ تینوں چیزیں آئین اور قانون کے ساتھ کنسسٹنٹ ہیں. جی اب اس ساری صورتحال پہ حامد رضا خان نے بھی کچھ اپنا موقف دیا ہے, وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں اور اس پہ پھر بات چیت کرتے ہیں. جس عمران خان کی یہ بات کرتے ہیں اس کی کوئی پراپرٹی اس ملک سے باہر نہیں ہے. وہ لنڈن کے اجور روڈ پہ یہ نہیں پتا کہ کس کی پراپرٹی ہے, وہ فلیٹ لے کے نہیں بیٹھا ہوا, اس کا سب کچھ اس ملک کے اندر ہے. وہ 2 مہینے کے اندر ایگریمنٹ سائن کر کے اس ملک سے بھاگا نہیں. جی فیصل صاحب مین والا ہمیں جوائن کر چکے ہیں. فیصل صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی تھی. ٹھیک ہو گیا. اچھا بتائیے گا کہ اب یہ سینٹ سے بھی بل پاس ہو چکا ہے, یہ ترمیمی بل پاس ہونے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے اس کے کیا فوائد ہونے جا رہے ہیں, کیا نقصانات ہوں گے اس کے, اور پھر سب سے بڑی بات کہ اس کا بینیفیشری کون ہے؟ دیکھیے اس کا بینیفیشری تو حکومت وقت ہی ہے, اور بنیادی طور پہ انہوں نے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا ہے مخصوص نشستوں سے وہ پی ٹی آئی سے دینے سے متعلق, اس فیصلے کو انڈو کرنے کے لیے یہ ساری لیجسلیشن کی گئی ہے. اس لیجسلیشن کا فائدہ شاید یہ ضرور ہو جائے کہ یہ تھوڑا ڈیلے ہو جائے گا مخصوص نشستوں کی ایلوکیشن کو, لیکن اس سے 2/3 میجورٹی گورنمنٹ کو تو حاصل ہوگی نہیں. آپ آئین میں جو پارلیمنٹ ہے, جوڈیشری ہے اور ایگزیکٹو ہے, تینوں کے جو اختیارات ہیں ان کو کافی ڈیٹیل طریقے سے جو ہے وہ ایلابریٹ کیا گیا ہے. اب اس چیز کو اگر پارلیمنٹ نے بہت ساری پہلے بھی اس قسم کی لیجسلیشنز کی ہیں جو کہ بنیادی حقوق سے متصادم ہوں, تو آئین عدلیہ کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ قانون سازی جو ہے کالعدم قرار دی جا سکتی ہے. اچھا چوئی صاحب مجھے جی چوئی صاحب بتائیے گا. جی ہاں, تو یہ جو قانون سازی ہے یہ بظاہر جو ہے عدلیہ کے جو اختیارات ہیں ان کے اوپر ایک انکروچمنٹ ہے, یعنی ان کے دائرہ اختیار میں مداخلت ہے, اور ان کے وہ فیصلے کو آئین بنانا بلا شبہ اور قانون سازی کرنا پارلیمنٹ کا کام ہوتا ہے, اور پارلیمنٹ کا یہی ایک مطمع نظر ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک سیٹل رول ہے جی کہ اس کی تشریح عدلیہ کرتی ہے. امریکہ میں ججز یہ کہتے ہیں, سپریم کورٹ کے ججز کا یہ قول ہے کہ آئین وہ ہے جو ججز تشریح کرتے ہیں. تو پوری دنیا میں یہ جو کال ہے اس کو جو ہے کیا جاتا ہے. جیسے سیلف سرونگ کوئی بھی لیجسلیشن کی جائے, اس سے تو کل اگر یہ پارلیمنٹ جو ہے عددی اکثریت سے یہ کہہ دے کہ اسمبلی کی مدت جو ہے وہ 50 سال ہو جائے گی, تو کیا پھر اس سے تو پھر بادشاہت کا نظام مسلط ہو جائے گا. سو حدود و قیود جو ہے آئین میں وہ بتا دی گئی ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو قانون سازی کی گئی ہے یہ کچھ زیادہ دیر ٹھہرے گی. سپریم کورٹ میں پاس میں بھی حسبہ بل جیسی لیجسلیشن آئیں. تو فیصل صاحب سپریم کورٹ کا فیصلے وہ پھر اس کو ایکسرسائز کرانے کے لیے سپریم کورٹ بھی اپنے اختیارات کا استعمال کرے گی, رائٹ؟ جی دیکھیے, اگر تو سپریم کورٹ کا فیصلہ تو جو غالباً 6 اگست تک الیکشن کمیشن کو جو ہے اس کو پورا کرنا تھا. ابھی تفصیلی وجوہات آئیں گی. تفصیلی وجوہات میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ الیکشن کمیشن کا جو کانڈکٹ ہے, جو آرٹیکل 218-19 کے تحت ان کی بیسک ڈیوٹی ہے, اگر اس میں کوئی چیز سپریم کورٹ لکھ دیتی ہے تو الیکشن کمیشن کے خلاف پینڈنگ ہے, اور ان ساری چیزوں کو دیکھنے میں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ حکومت کو اپنے لیے گڑھے کھود رہی ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ذی شعور حکومت کو نہیں کرنا چاہیے, اور اس طرح سے اداروں میں تصادم کی کیفیت بھی پیدا نہیں کرنی چاہیے. اس سے
मुल्क का नुकसान होता है। पाकिस्तान बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं जोशी साहब के इदारों में तसादुम पैदा होगा, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि अभी तक तफसीली फैसला नहीं आया, लेकिन जो 2 जजेस हैं उनका जो इख्तलाफी नोट है वो भी इस तरफ इशारा कर रहा है कि जो 8 जजेस का फैसला है वो आइन से बिल्कुल जो है मुनरिफ है, तो उस हवाले से उनके इख्तलाफी नोट के ऊपर भी कुछ हो सकता है इस तरह की लेजिस्लेशन को फिर सुप्रीम कोर्ट सुने। और देखिए, गुजारिश ये है कि जब भी जो मेजॉरिटी जजमेंट होती है वही प्रिवेल करती है। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो है वो सेटल्ड प्रिंसिपल है, जिसमें ज्यादा जज साहबान जो है जिस फैसले की तायद करें वही फैसला कहलाता है। तो जजेस के इख्तलाफी नोट को काफी उछाला गया है, मैं समझता हूँ, एक बैकग्राउंड बनाने के लिए। 2 जजेस के इख्तलाफी नोट की 8 जजेस के फैसले के सामने कोई हैसियत कानूनी तौर पे या आईनी तौर पे है नहीं। दूसरी बात यह है कि इख्तलाफी नोट कहा ही उस चीज को जाता है जो कि मेजॉरिटी की जजमेंट से इत्तेफाक न करे। तो इख्तलाफी नोट में जो 2-4 इंक्रोचमेंट्स मैंने देखी हैं, यानी उसमें वो चीजें उनके सामने नहीं थी जिनके ऊपर 2 जज साहबान ने गुफ्तगू की है या उसके ऊपर उन्होंने अपने फैसले में कुछ मंदरजात लिखे हैं। तो ऐसा फैसला जो है वो कॉस्ट भी कर जाता है, क्योंकि इख्तलाफी नोट लिखना तो जज का हक होता है। कोई भी जज अपने कानून जो अकल समझ बूझ के मुताबिक जो है कानून की तशरीह कर सकता है। सारे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं तो सभी सुप्रीम कोर्ट का ही स्टेटस रखते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जजमेंट के ऊपर कुछ ऐसे कमेंट्स आए हैं जो कि अप्रोप्रिएट नहीं है। और ऐसा माजी में शफी मोहम्मदी केस में हो चुका है। वो शरीयत कोर्ट के जज थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस के बारे में किसी फैसले के बारे में कुछ ऐसी बातें लिखी जिससे बाद में उनको नौकरी से हाथ भी धोना पड़ा और वो फिर एक्सपंज भी कर दिए गए मार्क्स। अच्छा फैसल साहब, ये जो बिल की मंजूरी के दौरान, बल्कि कल इजलास के दौरान हमने देखा कि अपोजिशन की तरफ से बहुत शोर शराबा किया गया और उनके जानिब से कुछ नुकात का बताया गया कि भाई हमारे ये पॉइंट्स हैं। आपको क्या लगता है कि जो अपोजिशन के पॉइंट्स हैं उनकी लीगली क्या स्ट्रेंथ है उनकी? देखिए, मैंने अली मोहम्मद खान की वो जो प्रपोजल है वो सुनी है। कानून साजी हमेशा बेहतरी के लिए की जाती है, देखिए मुस्तकबिल के लिए की जाती है। इस हुकूमत की नॉन सीरियसनेस नजर आती है। जब पीडीएम की हुकूमत थी तो इसी इलेक्शन एक्ट में रिटायर्ड जजेस की अपॉइंटमेंट की शिक को खत्म किया गया लेकिन बाद में जब आए तो फिर उसको दोबारा अडॉप्ट किया गया। तो इससे ये तासुर जो जाता है दुनिया में, या आप और हम जो बाहर बैठे देखने वाले हैं, वो उनको ये लगता है ये पार्लियामेंट जो है ये कानून को मोम की नाक जो है बना के और उसको जो है किसी तरह भी मोल्ड करती है और अपने जो फायदे जाती फायदों के लिए या हुक्मरान जमात जो है अगर इस तरह की इजाजत दे दी जाए तो फिर जमहूरी निज़ाम तो नहीं चल सकता। फिर आमराना निज़ाम की एक शक्ल जो है वो ना हो जाएगी। बांग्लादेश में भी ऐसा हुआ था, 7.5 साल अपोजिशन को दबाया रखा गया और उसका नतीजा आपके सामने है। तो जमहूरियत में तो और अमरीत में तो जी एक ही फर्क होता है, वो फर्क होता है इंसाफ की फराहमी बिला तफरीक सबको मिले और सब लोगों को कानून और आइन के मुताबिक डील किया जाए। अच्छा, लेकिन फैसल साहब लेकिन जो हुकूमत का कहना है या फिर जो इख्तिलाफी नोट को भी अगर आप देखें तो जो एक ये पॉइंट रेस किया गया कि सुन्नी इत्तेहाद जो है उसकी जगह तहरीक इंसाफ को वो रिलीफ देना, जिसके लिए तहरीक इंसाफ ने जो रिलीफ मांगा ही नहीं है, ये एक तरफ से आइन से आगे चले जाना, तो ये वाला जो पॉइंट है इसको आप कैसे देखते हैं? गुजारिश ये कि अगर आप सुन्नी इत्तेहाद को मखसूस नशिस्तें देंगे क्या आप तस्लीम कर लेंगे? ज़ाहिर है फिर भी तस्लीम नहीं की जाएंगी वहां से। तो इशू ये नहीं है। 7 में देखिए जो जिन हालात और वाकयात में इलेक्शन 2024 हुआ है उन हालात और वाकयात को अदालत नजरअंदाज तो नहीं कर सकती। कोई भी अदालत कोई फैसला करती है तो जिन हालात में वो केस सामने आता है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस होते हैं या हालात और वाकयात जो उस दौरान हुए हैं, क्या आपका मतलब अगर ये कहे कि सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी जजेस को उनमें से आंखें बंद कर लेनी चाहिए तो फिर तो गालिबन वो अमराना दौर की वही अदालत चाहते हैं जो कि आइन की खिलाफ वर्जी के ऊपर भी आंखें मूंद करके बैठे और कोई जो होने वाले वाकयात जो हैं उस पे भी जो है। मुझे ये बताइएगा कि आपकी अब राय क्या कहती है, क्या इलेक्शन कमीशन आइन को देखेगा या फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखेगा? यहाँ पे फंसता हुआ तो मुझे इलेक्शन कमीशन नजर आ रहा है। देखिए
دیکھیں الیکشن کمیشن کی جو ٹریک ریکارڈ ہے نظام معذرت کے ساتھ وہ بہت برا ہے، اور خاص کر 2024 کا الیکشن جس طرح سے کیا گیا 77 کے بعد یہ الیکشن ہے جس نے پاکستان کو ہی ہرا دیا ہے، اور اس میں اکراس دا بورڈ نیشنل میڈیا سے لے کے انٹرنیشنل میڈیا تک انڈیپینڈنٹ جو آپ کی فری وائسز ہیں، جس طرح سے فارم 547 کی دستاویزی شہادتیں آئی ہیں اور پھر ان کے اوپر ایک کامنٹ کیا گیا ہے. آپ دیکھیے کہ بین الاقوامی دنیا میں سے کسی نے پاکستان کو انتخابات کو جو ہے وہ ابھی تسلیم اس طرح سے نہیں کیا جیسے پریویسلی کیا جاتا ہے، حکومت کو اس طرح سے ویلکم بھی نہیں کیا گیا ہے. تو الیکشن کمیشن کا جو آئینی کردار ہونا چاہیے تھا، الیکشن کمیشن وہ کردار ادا کرنے میں بظاہر ناکام نظر آتی ہے، اور اس کے اوپر بہت زیادہ الزامات ہیں، اور یہ الزامات کافی حد تک جو ہیں وہ صحیح معلوم ہوتے ہیں، جو کہ دستاویزی شہادتیں آئی ہیں یا آپ نے بھی رپورٹ کیا، میڈیا نے رپورٹ کیا، اس طرح سے لوگوں کو کاغذات ایک مخصوص جماعت پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اس طرح سے کاغذات جمع کرانے میں، نامزدگی جمع کرانے میں مشکلات آئیں، ان کے تجویز کنندہ اور تائید کنندگان کو اغوا کیا گیا. ایون آج بھی ایک ممبر نیشنل اسمبلی اغوا ہے اور ان کا کوئی آج امتیاز صاحب کا پتہ نہیں. بالکل، دیٹ از ویری انفارچونیٹ. جوئی صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. آپ اپنا قیمتی تجزیہ ہمیں دیا. خواتین حضرات ہمارے ساتھ موجود تھے فیصل چودھری صاحب جو کہ اپنی رائے دے رہے تھے. بالکل جی، اور ابھی یہاں پہ حسنین میرے خیال میں ہم لوگ ایک بریک شامل کریں، کیونکہ بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ایسی ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ نے ہمارے ساتھ رہنا.